जब जब जुलाई का महीना आता है तो हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले कारगिल युद्ध की याद आती है, क्योंकि कारगिल युद्ध जुलाई के महीने में ही यानी 26 जुलाई को हमारे देश ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। 26 जुलाई को हमारे देश ने युद्ध को खत्म करके पाकिस्तान पर विजय पा ली थी। लेकिन इस युद्ध की बात करें तो युद्ध दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञों ने माना कि ऐसा युद्ध दुनिया में विरले ही देखने को मिलता है, जहां एक तरफ दुश्मन देश की सेना है, वो 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 फीट ऊंची चोटी पर सुरक्षित महफूज ठिकानों में यानी अपने बंकरों में हैवी मशीन गन के सहारे एम्यूनेशन, मोटा एम्यूनेशन, गोला बारूद, अपने मोटार, टैंक, उनके जो बड़े रॉकेट लॉन्चर हैं, गन्स हैं, हैवी मशीन गन है, लाइट मशीन गन है, इनके सहारे मजबूत स्थिति में हो। दूसरी ओर हमारी जो सेना है बिल्कुल नीचे धरातल पर बेसमेंट में नीचे से जाकर रस्सी के सहारे 70 से 75 डिग्री खड़ी चढ़ाई चढ़कर पूरा अम्यूनिशन, गोला बारूद लेकर, इक्विपमेंट लेकर ऊपर चढ़ती है। उनकी गन के सामने से जाकर उनको उनके बंकर में घुसकर मार देती है। पूरे दुनिया में ये संदेश देती है कि कारगिल जैसे युद्ध ने हम किसी प्रकार से, हम किसी से कम नहीं हैं, किसी भी चुनौती को हल करने में सक्षम हैं। हम किसी भी जो मुश्किल है उसको आसान करने में हमें महारत हासिल है। हम असंभव को संभव कर देते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। यही हमारी इंडियन आर्मी की पहचान है। अब बात की जाए कारगिल युद्ध की, तो कारगिल युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, आइए जान लेते हैं पूरे वीडियो में। कारगिल की शुरुआत कैसे हुई, क्यों युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, कारगिल युद्ध की शुरुआत कैसे और किसकी ओर से हुई। दरअसल 3 मई 1999 को तासी नामग्याल, जो एक लोकल चरवाहा था, कारगिल क्षेत्र का रहने वाला था, उसके पास भेड़ें थी, कई उसके पास याक थे, भेड़ें थी। अपनी भेड़ों को कारगिल की पहाड़ियों पर चराया करता, शाम को सारी भेड़ों को इकट्ठा करके घर लाया करता। उसके बाद उसने एक दिन 3 मई 1999 को अपनी भेड़ें उसने चरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन शाम को दोपहर के बाद दोपहर का वक्त बीतने के बाद उसकी जो भेड़ें हैं वो घर वापस आ जाती है। लेकिन उनमें से एक, उसका जो याक है, वो वापस नहीं आता है। उसको ढूंढने के लिए वो एक बाइनोकुलर की मदद से, एक दूरबीन की मदद से कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू करता है। अभी कुछ ही दूरी पर वो चला था तो उसने अचानक बाइनोकुलर से अपने भेड़ को, उसका जो याक था, उसको देखने के लिए अपना जो दूरबीन है इस्तेमाल किया। लेकिन उसका सर चकरा गया। उसने सामने का मंजर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि सामने पोस्टों पर, पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सैनिक, जो पाकिस्तानी वेशभूषा में थे, कुछ पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस में थे, वो कुछ खुदाई जैसा काम कर रहे हैं। उनके हाथ में गन है, बंदूकें हैं और पत्थर में कुछ खुदाई का काम कर रहे हैं। इस हरकत से उसको हैरानी हुई, चूंकि उसको मालूम था कि इस इलाके में इस वक्त सर्दी के मौसम में दोनों देश की सेनाएं हैं, वो नीचे पहुंच जाती हैं। ये शिमला समझौता के अंतर्गत, शिमला समझौता में यही हुआ था कि कारगिल की जो ऊंची चोटियां हैं, क्योंकि वहां सर्दियों में ड्यूटी करने में दोनों देश की सेनाओं को दिक्कत होती है। 25-20 फीट की बर्फ पड़ती है, -25, -26, 35, 30 डिग्री वहां तापमान रहता है। ऐसे में शिमला समझौता में दोनों देशों ने अपनी आपसी सहमति से ये तय किया कि हम दोनों सेनाएं कारगिल में सर्दी के महीने में दोनों सेनाएं उतरकर बंकरों, अपनी पोस्टों को छोड़कर नीचे पहुंच जाएंगे, अपने बेस कैंप पहुंच जाएंगे। उसके बाद जब सर्दी खत्म होगी यानी जून जुलाई में वापस फिर अपनी पोस्टों में आकर बैठ जाएंगे। इस दौरान कोई भी सेना किसी प्रकार की हरकत या ओछी बचकाना हरकत या गलत काम, धोखा देने का कार्य नहीं करेगी। भारतीय सेना चूंकि इसकी परंपरा रही है अपनी बात पर कायम रहने के लिए, अपनी बात पर कायम रही, शिमला समझौता का पूरा जो है फॉलो कर रही थी। लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने धोखे से, जब हमारी सेना, दोनों सेनाएं नीचे पहुंच जाती हैं, उसके बाद चुपचाप खामोशी से कुछ दिन के बाद पूरी तैयारी के साथ वो हमारे जो बंकर थे उनमें आकर बैठ जाती है। जो चोटियां थी उनमें कब्जा कर लेती है। लेकिन इसका अंदाजा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। ये 3 मई को तासी नामग्याल चरवाहा है, वहां पहुंचता है। चरवाहा ने जब देखा कि वहां कुछ पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त में, जब दोनों सेनाएं नीचे होना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, उसको शक हुआ। फौरन आकर आर्मी के एक बेस कैंप आता है,
वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर को सूचना देता है कि सर मैंने अभी अभी ऐसा मंजर देखा है। ये खबर सुनते ही वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं उनको हैरत होती है, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन अपने सीनियर अधिकारी को खबर देते हैं। सीनियर अधिकारी सोचते हैं कहीं ये तासी नामग्याल झूठ तो नहीं बोल रहा। क्रॉस चेकिंग के लिए अपनी एक पलटन 4 जाट रेजिमेंट जो कारगिल के पास ही तैनात थी, उसी में कैप्टन सौरभ कालिया अभी 4 महीने पहले मुश्किल से उसमें ट्रेनिंग करके आए थे, कमीशन हुए थे, इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया था। कैप्टन सौरभ कालिया उसी यूनिट में पहुंचे थे। उनकी बटालियन को यह आदेश मिला कि आप एक छोटी सी टुकड़ी लेकर 5-4 जवानों की टुकड़ी लेकर उस जगह पर जाएं और जाकर ये इंश्योर करें, चेक करें कि क्या वाकई वहां पाकिस्तानी सेना बैठी है। उसके बाद कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथी, उनकी कंपनी के 5 साथी, ये अपने छोटे हथियारों जो स्मॉल आर्म्स होते हैं उनके सारे LMG, इंसास राइफल, एम्यूनिशन, ग्रेनेड के सारे उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों की हलचल देखी गई थी। उसके बाद ये सीधे वहां जा रहे थे। अचानक एक मुस्तकिल दूरी जाने के बाद इनके ऊपर उधर से ललकारने की आवाज आती है, इनको कुछ हरकत नजर आती है। ये फौरन पोजीशन लेते हैं, लेकिन उससे पहले इन पर भारी संख्या में पाकिस्तानी सेना फायर खोल देती है। ये भी अपने फायरिंग का जवाब देते हैं। फायरिंग का जवाब देते देते ये इनका जो अम्यूनिशन है, चूंकि लड़ाई इनकी जो जवाबी कार्रवाई थी लगभग 5-6 घंटे हो चुके थे, लिहाजा इनके पास जो अम्यूनिशन है धीरे धीरे खत्म हो रहा था। चूंकि लाइट टुकड़ी थी, छोटी सी टीम थी, इनकी चेक करने के लिए आई थी, कोई ऐसा अंदाजा था नहीं कि दुश्मन कितनी संख्या में होगा। लिहाजा ये धीरे धीरे इनका जो अम्यूनिशन है, गोला बारूद, वो खत्म होने लगता है। पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं, इनकी पोजीशन भाप लेते हैं कि इनके पास अब गोला बारूद खत्म हो चुका है, लिहाजा चारों ओर से इनको घेरने की कवायद शुरू होती है। कुछ ही देर में इनको चारों ओर से घेरे जाता है, इनके हैंडल पर आ जाते हैं और इनको सीधे जिंदा पाकिस्तानी सेना इन 5 जवान और सौरभ कालिया को सीधे गिरफ्तार करके अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है यातनाओं का एक दौर, एक क्रूरता का ऐसा दौर जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हुए। जिसने उस मंजर को देखा, पूरे देश में हलचल मची, पूरे देश का जो गुस्सा है वो साथ में आसमान पर आया, लोगों में खून खोला लोगों का। जिस तरीके से उनकी 22 दिन कैद में रहने के बाद उनको सिगरेट से दागा गया, उनके आंखें निकाली गई, उनके कान काटे गए, उनके बॉडी को सिगरेट से दागा गया, उनको अमानवीय जो पीड़ा दी गई उसका जिक्र करना भी मुश्किल है। शायद उसका जिक्र करूं तो शब्द सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होंगे। उस दौर, उस दिनों में उन्होंने 22 दिन तक ये पूरी ट्रुप्स ने 6 जवान, कैप्टन कालिया और 5 साथी, इनको 22 दिन तक इतना टॉर्चर किया कि अपने देश के खिलाफ हमें कुछ बताइए, वहाँ के नक्शा, उनकी पोजीशन, कहाँ आपके एम्यूनिशन डैम्प है, कहाँ आपके एयरफोर्स स्टेशन है, सबकी जानकारी दीजिए। लेकिन ये भारत के लाल, ये शूरवीर योद्धा, ये सूरमा, ये भारत के लाल, भारत के रणबांकुरे, भारत की रक्षा करने वाले, इन्होंने अपनी जान की, उस कष्ट की, उस क्रूरता की, अमानवीय असहनीय पीड़ा की चिंता न की और अपने देश के खिलाफ अपने मुंह से एक शब्द तक ना बोला। उसके बाद थक हार कर पाकिस्तानी सेना है, जब पूरी उन्होंने अपनी जो शैतानियत है, जो जल्लादपना है, जो उनका जो क्रूरता है, उससे हार गए, थक गए, तो फिर उनको लास्ट में गोली मारकर इन 6 को शहीद कर दिया। उसके बाद भारत में पूरी तरीके से ये हो हल्ला हुआ, पूरी कार्रवाई शुरू हुई, इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ, भारत इंटरनेशनल कोर्ट में गया, वहां से ये दबाव डाला गया कि इनके शव वापस करें। उसके बाद पूरे 22 दिन की कठिन यातनाओं के बाद, बता दूं, कैप्टन सौरभ कालिया की उस वक्त उम्र भी 22 वर्ष थी और इनको पूरे 22 दिन बाद छत बिछत अवस्था में भारतीय जवानों को सौंपा गया। और बता दूं, 14 मई, ये 14 मई का वाकया था। 14 मई 2000, माफी चाहूंगा, 14 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया अपनी टीम को लेकर गए थे। उसके बाद पूरे 14 मई के 22 दिन के बाद इनका शव जो है भारतीय सैनिकों को सौंपा गया। और जब इनका शव सौंपा गया तो पूरे हिंदुस्तान में इनकी तस्वीरें अखबार में आती हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में एक नफरत की भावना बनती है। पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा है वो बल बढ़ता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। उसके बाद इनकी जो डेड बॉडी है इनके घर पहुंचती है। इनकी माँ को सेना के अधिकारियों द्वारा खबर दी जाती है। जब बॉडी घर पहुंचती है तो उनकी माँ का देखकर ही कलेजा फट जाता है, माँ बेहोश हो जाती हैं, पिता के भी होश उड़ जाते हैं। उसके बाद इनकी पूरी सैनिक सम्मान के साथ इनकी जो अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर सेना अब लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी थी।
भारतीय सेना को मालूम पड़ चुका था कि कैप्टन कालिया की सादत से ये अंदाजा लग चुका था कि ऊपर कितने सैनिक हैं, उनका पूरा अड्डा, आम्नेशन, गोला बारूद का अड्डा ऊपर मौजूद है। उस से लड़ने के लिए कारगिल युद्ध की घोषणा की गई, तमाम यूनिट को, बटालियन को वहां लगाया गया और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह हमारी सेना ने अद्वितीय पराक्रम, अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए पूरी लड़ाई 26 तारीख को फिनिश की। हालांकि इसमें हमारे 529 जवानों की शहादत हुई, लेकिन हमारे वीर सपूत, हमारे रणबांकुरे, हमारे सैनिक पीछे न हटे, कठिन दुर्गम चुनौतियों का सामना करते हुए वहां लड़ते रहे और हमारे 529 जांबाज सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, वीरगति को प्राप्त हुए। कई हजारों जिंदा वापस लौटे, कई को शहीद होने के बाद कई को जिंदा पर भी सेना के सबसे बड़े सैन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कैप्टन सौरभ कालिया का जो शहादत है उसको पूरा देश याद रखेगा। कारगिल युद्ध की जब जब बात होगी, कैप्टन सौरभ कालिया की बात होगी। हालांकि इसमें एक पहलू इसका और भी है। दूसरी ओर कैप्टन सौरभ कालिया के जो पिता हैं, उनसे मेरी फोन पर बात हुई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके बेटे के इंसाफ के लिए भारतीय सेना, ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल कोर्ट, सबके चक्कर लगाते लगाते वो थक चुके, लेकिन उनके बेटे को इंसाफ न मिला। उनका कहना है कि पाकिस्तान को उसकी क्रूरता के लिए उसके सैनिकों को उम्र कैद होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, उनके सैनिकों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारे बेटे और 5 जवान जो शहीद हुए हैं, उनके साथ जो क्रूरता की है, इसकी उसको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा 500 चिट्ठियां लिखकर इस बात का जिक्र भी किया है और आज भी उनके दिल के कोने में कहीं ना कहीं टीस है कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा अभी तक नहीं मिल सकी है। और जब जब कारगिल युद्ध की बात होगी तो कैप्टन सौरभ कालिया का नाम सबसे ऊपर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कैप्टन सौरभ कालिया को हम हेलो। जय हाँ जी, सर। जय हिंद। सर ठीक हैं आप? हाँ जी, हम लोग ठीक हैं। ठीक है सर, चूंकि ये कारगिल चल रहा है, कल परसों ही 26 को कारगिल विजय दिवस है, तो इसके जी, उपलक्ष्य में सर कैप्टन कालिया साहब को फिर से एक बार याद करना चाहते हैं, उनको सैल्यूट करना चाहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमें इतना प्रेम, आदर और अपना देते हैं। हम सभी आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप इस लायक हैं। आपने उस वीर को जाना है, जिस वीर को पूरे भारत को उन पे गर्व है, जिसने पूरे भारत का मान रखा। ऐसा नहीं, पीड़ा सहते हुए उन्होंने देश की रक्षा की, देश के खिलाफ एक शब्द न बोला, पूरी असहनीय पीड़ा को सहते रहे, लेकिन पूरी जो देश की मान मर्यादा है, सुरक्षा है, उसके साथ समझौता नहीं किया। उस वीर के, सबूत के, उस सूरमा के, उस हीरो के आप पिता हैं, तो आपको हमारा सैल्यूट। ये जो अभी मतलब जो है कैप्टन सौरभ कालिया, वो हमारा बेटा ही नहीं है, वो सारे देश का नेता है। उसने जो भी काम किया, हमारी सेना ने उसको ऐसा 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 ट्रेनिंग दिया और उसको इस तरह तैयार किया कि वो किसी भी जो भी काम उसको सौंपा गया था, जी जी उसने उसको करने की कोशिश किया। जी 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 सर, मैं ये जानना चाह रहा था, सबसे पहले कालिया साहब के ये जहन में ये ख्याल कब आया कि उनको इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना है? ऐसा हमने कभी लगा नहीं, क्योंकि स्वभाव से बहुत कम खोलते थे। जैसे आम बच्चे या आम जो है ना लोग काफी आते करते, वो अल्प वो काशी थे, मतलब इतना ज्यादा बोलते नहीं थे। पर ये जो अगर आपने 2 4 5 बातें उनसे पूछी नहीं, तो आधे आधे सेंटेंस में उसका जवाब देते हैं। और उनके जहन में क्या था, तो ये जानना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कभी बहुत कम बोलते थे। जी जी। तो जो एकदम शांत उनका स्वभाव, गंभीर, शायद गंभीर स्वभाव के होंगे। गंभीर मतलब जैसे आप कह सकते हैं। जी जी। तो बाकी उन्होंने मतलब कभी ये नहीं हमसे शेयर किया कि मैंने आर्मी ज्वाइन करना। जी। हो सकता है, मतलब ये हमारी सोच है कि उन्होंने +1 और +2 जो किया, वो केवी इधर होल्टा कंटोनमेंट है जो हमारे आलमपुर के नजदीक है, उधर में क्या 2 साल लोग रहे +1 +2 करने के लिए। फिर हो सकता है उधर उन्होंने सेना का उठना बैठना, उनकी ट्रेनिंग देखी, उनका अनुशासन देखा हो,
तो उनको अच्छा लगा, क्योंकि तो वे एक ईमानदार किस्म के आदमी थे, और उनको जो हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है उससे उनको अच्छा नहीं लगता था। सेना तो उससे ये कई टाइम बेटर है, बेटर सेना देश के बाकी डिपार्ट है, सेना उससे हमेशा 100 टाइम बेटर है। मतलब हाँ, जो हमारी सेना है हम लोगों के लिए एक आदर्श है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हो सकता है उनके उधर क्या जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और आना जाना उनका लगा रहता था, देखते होंगे करते होंगे, तो वो इंस्पायर्ड मतलब हुए होंगे, ये हमारा विचार है। जी सर, हालांकि उनका जो आखिरी बार जब वो छुट्टी काटकर आपके पास से गए तो सर उनकी आपसे क्या बात हुई थी? आईएमए के बाद उनकी पोस्टिंग कारगिल में ही थी। आईएमए से जब पास आउट हुए ना जी, हाँ, तो उनकी पोस्टिंग कारगिल में थी। जी। हाँ, तो उसके बाद वे वापस नहीं लौटे। ये पहली पोस्टिंग कारगिल में थी, लेकिन इनका जो कमीशन है वो फोर्थ जाट में था। हाँ जी, जो बरली से नहीं, उनकी उस समय फोर्थ जाट जो थे ना कारगिल में थी। जी, कारगिल में थी। हाँ, तो उनकी पोस्टिंग मतलब उधर ही हुई, उनकी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी जी। उसके बाद ये तासी नामग्याल द्वारा ये सूचना मिली कि वहाँ कुछ पाकिस्तानी जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको देखने के लिए इनकी पेट्रोल को भेजा गया, कालिया साहब। हाँ, ये 3 बार गए पेट्रोल में, और चौथी बार जब इन्होंने खुद ऑप्शन किया, एक और ऑफिसर से, वो थोड़ा सा इससे एजेड थे, तो ऐसा हमें बताया गया भी, ये हंस के उन्होंने कहा कि वो क्या इस हाइट में ये कहाँ चढ़ पाएंगे, इनके बदले में मैं चला जाता हूँ, मैं अपनी ऑप्शन देता हूँ जाने के लिए। फिर सर आपको ये कब मालूम चला कि कालिया साहब जो है पाकिस्तान के सेना के कब्जे में है? ऐसा हमें इमीडिएटली कोई खबर नहीं थी, क्योंकि आजकल जिस लेवल का कम्युनिकेशन आजकल है, उन दिनों कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था। जी। पर काफी दिनों तक ये जो सूचना थी, इसके बारे में किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं थी जी। तो ये काफी हमें समाचार मिला कि जो कैप्टन कालिया और उसके 5 साथी मिसिंग कब जो पाकिस्तानी कब्जे में है, पाकिस्तानी सेना के? नहीं, ये नहीं कहा था, सिर्फ खबर जो थी आई इंडियन एक्सप्रेस में कि कैप्टन कालिया और उसके 5 साथी मिसिंग है। जी, मिसिंग की। हाँ, तो उसके 3 दिन के बाद फिर ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में, इधर बाकी और न्यूज चैनल में ये खबर आई ऐसे जो है पाकिस्तान की सेना जो है वो इन कैप्टन कालिया और उसके 5 साथियों के जो शव है वो भारतीय सेना को सौंप देंगे। जी। तो उसके बाद जब इनका पार्थिव शरीर जो था वो इमीडिएटली नहीं आया, वो पालमपुर में नहीं आया, तो कारगिल से ये दिल्ली इनको ले आया गया, दिल्ली एयरपोर्ट, और दिल्ली में इनको, तो यहाँ पर इनका 2-2.5 दिन डिटेल पोस्टमार्टम हुआ। जी। तो उस पोस्टमार्टम में जो खबर सामने आई कि इनके साथ मानवीय अत्याचार बर्बरता की गई। तो मतलब वो एक इंसानियत के ऊपर एक धब्बा है। जी, धब्बा है, कला क्या धब्बा है? अरे इंसानियत के ऊपर। जी। तो ये पाकिस्तान ने ये करतूत की, वो एक कोई भी जो भी है जी, कोई भी इंसान इस लेवल के ऊपर गिर सकता है, तो ये इसकी मिसाल जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, उसने दी कितना गिर सकता है। वो गिरने की भी इंतहा होती है, उसने उस इंतहा को गिरने की सीमा को पार किया उसने।
उसके बाद जब बॉडी घर पे आई है, उसका जो पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ, पूरे शहीद का संस्कार हुआ, उसके बाद आपने बहुत उनकी पाकिस्तान को उसकी जो क्रूरता है, उस शैतान की, हैवान की जो नापाक हरकत थी, क्रूरता थी, अमानवीय व्यवहार था, उसके खिलाफ आपने बहुत इंटरनेशनल कोर्ट के चक्कर लगाए कि कहीं कि उसको बेटे के साथ जो कृत्य हुआ है उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब ये होडी आया तो जो कालमपुर जो जो कस्बा है छोटा सा, उसमें 1 लाख लोग इकट्ठा हुए। जी तो उसके बाद सारे देश में इतना आक्रोश फैला इनके प्रति। जी जी, पूरे तो देश में आपको उस समय पूरे देश में। यानी सारे देश में क्या, इवन मतलब अब्रॉड में भी जी 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 काफी इसके बारे में हलचल हुई। जी तो उसके बाद जो है ना, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे विदेश मंत्री जी ने और हमारे रक्षा मंत्री उस समय जो थे, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि हम इस इशू को पाकिस्तान के साथ भी उठाएंगे और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी उठाएंगे। जी मगर हमें कभी लगा नहीं कि इसके बारे में उन्होंने कोई ठोस बहुत कदम ज्यादा किया उठाया है, कोई ठोस कार्रवाई या कदम नहीं उठाया उन्होंने इसके बारे में। तो उसके बाद में जब आरटीआई इंट्रोड्यूस हुई तो मैंने आरटीआई के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मंगाई। तो ये सिर्फ एक खाना पूर्ति, जैसे आई वाश जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, खाना पूरी की थी, खाना पूर्ति थी, मतलब कुछ भी बहुत ज्यादा ठोस मजबूत स्ट्रांग कदम नहीं उठाएगा, स्ट्रांग स्टेप नहीं, मतलब कोई ऐसा कदम नहीं मतलब उठाया गया भी जैसे लगे। जी 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 तो उसके बाद मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस किया जी कि हाँ ये ऐसा है, क्योंकि ये ऐसा मैं समझता था कि ये कैप्टन कालिया और उसके 5 साथियों का केस ही नहीं है, ये हमारी जो भारतीय सेना है उसके मान और सम्मान का प्रश्न है। जी जी, मान सम्मान का पूरा कत्ल किया गया, पूरी देश की सेना का ये पूरा सवाल था। ये मतलब अपमान था जिसको कोई भी पेरेंट्स, कोई भी आर्मी, कोई भी नेशन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, टॉलरेट कर सकता। जी जी तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो है ना ऐसा निष्कर्ष दिया 1-2 हियरिंग में, तो ये बोलते कि ये जो इशू है ये 2 देशों के बीच में है। जी, तो उन्होंने मतलब अटॉर्नी जनरल जो थे भारत के, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपील होते, उनको उन्होंने सलाह दी कि अगर आपकी विदेश नीति अगर ऐसा उचित समझती है तो आप ये कार्रवाई करो, इस इशू को पाकिस्तान के साथ उठाओ, या अगर आप समझते हो तो इसको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाओ। आप जो हमारी न्यायपालिका उसको क्यों बीच में मतलब आ रहे हैं जी, क्योंकि ये जो इशू है ये 2 देशों के बीच में है जी, भारत और पाकिस्तान का। तो कोविड में या कोविड के बाद में उसके बाद कोई हियरिंग भी नहीं हुई और ये केस भी एनालिस्ट नहीं हुआ अभी तक। ये वैसे ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हाँ, बस आप कह सकते हैं कि अभी ठंडे बस्ते में ही है। जी। तो आप अब क्या चाहते हैं बेटे के लिए? अभी भी आपकी उम्मीद कोशिश जारी है? नहीं, मैं तो जब तक मुझे सांस है तो मैं तो इस केस को लड़ता रहूंगा। जी जी, क्योंकि जैसा भी मैंने आपसे जिक्र किया कि ये कैप्टन कालिया उसके 5 साथियों का केस नहीं है, पूरी इंडियन आर्मी का केस है ये। मतलब ये हमारे सेना के मान और सम्मान का प्रश्न है। जी, और कहीं न कहीं देश की जो आर्मी का जो समझौता होता है उसका भी उल्लंघन है, जो कैदियों के साथ बर्बरता की गई, ये उस समझौते का भी उल्लंघन है, जो समझौता देशों के साथ आर्मी के दौरान जो किया जाता है कि आर्मी के जो सोल्जर हैं, जो कैद होते हैं, उनके साथ कहने के मानवीय व्यवहार करना चाहिए। जी, ये तो मैं आपसे एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। जब आगरा समिट के लिए जनरल मुशर्रफ आए थे जी, आगरा समिट के लिए भारत में, तो उनसे मैंने 5 मिनट का समय मांगा था। जी जी,
वो एक मैंने अपील की थी, हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है जी जी उसके मैंने अपील किया था, और एक मैंने पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर है दिल्ली में उनको अपील किया था कि मुझे 5 महीने का समय दिया जाए। जी तब मगर मेरी जो वो अपील को उन्हें ठुकरा दिया था और मुझे अपॉइंटमेंट दिया। आपको वक्त तो नहीं मैं मिलेगा। अरे मुझे ऑडियंस जो है ना, उनसे मिलने का समय नहीं दिया गया था। जी तो जब मीडिया वाले थे उन्होंने मुझसे पूछा भी, अगर आपको पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, अगर उनसे आपको अपॉइंटमेंट मिलता तो आप क्या पूछते? जी तो उनसे मैंने जिक्र किया, सिर्फ एक क्वेश्चन में उनसे पूछता जी कि वो जब 1971 वार में जब भारत ने पाकिस्तान के जी 93,000 कई हजार सैनिक उनके पकड़े थे। पकड़े थे। जी अगर भारतीय सेना जैसा आपने कैप्टन कालिया उसके 5 साथियों के साथ किया है, अगर ऐसा व्यवहार हो हम भी ऐसा करते तो ये क्या करते? तो ये तो उस समय पाकिस्तान कहाँ होता? जी जी कहाँ होता? मतलब ये सिर्फ एक मैंने प्रश्न उनसे पूछना था। जी लेकिन आपको वक्त नहीं दिया गया। नहीं, मुझे नहीं बतिया। चलिए सर, मैं आपको आखिर में सैल्यूट करना चाहता हूँ सर, और आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। और कैप्टन कालिया साहब को मेरा एक बार फिर सैल्यूट सर, फिर दिल से मेरा सैल्यूट कैप्टन कालिया सर को और आपको। आपके माध्यम से एक मैं आम जो भारतीय जी अपील जी बिल्कुल करिए सर, करें प्लीज करें। कि जो है ना, अगर देखा जाए जो हम लोग आराम से सोते हैं, जी क्यों ऐसा हम कर पाते हैं? हमारी सेना बाहर खड़ी जाग रही रात बॉर्डर पर। हमारी सेना हमारे लिए जागती है। जी बिल्कुल सच। तो ये वो किन कठिनाइयों में, किन मतलब हालातों में जी जो सेवा करते हैं। जी जी तो ये मैं लोगों से अपील करना चाहूँ कि कोई भी सैनिक आप देखो, वो चाहे रिटायर्ड है, चाहे एक्टिव है, चाहे जी जी किसी आयु का है, जी। जब भी आपके सामने आए, जब भी आपको मिले, तो उनको आदर से देखा जाए। बहुत बड़ी बात की आपने, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत जरूरी है ये कि सैनिक को उसको सम्मान दिया जाए। कहीं ना उसकी खातिर हमारे बच्चे सेफ है, हम सुरक्षित हैं, हम सोते हैं चैन से, तो उसका कारण ये है कि उसके पीछे वो सैनिक जो अपने परिवार से दूर है, बच्चों से दूर है, वो बॉर्डर पर जाग रहा होता है, गोलियों के साए में, -20-25 बर्फ की सर्दी में वो जागता है, तब हम देशवासी कहीं चैन से सो पाते हैं। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सही है, सच है। तो अगर आप इसको थोड़ा सर्कुलेट करेंगे तो आपको मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगा। ये जो अपील है, नहीं बिल्कुल तो आपकी ये सब लोगों तक जाए। पर देखो ना, जो हमारे सैनिक हैं, अगर उनको उचित आदर मिले, उनको उचित सम्मान मिलेगा, तो उनका भी हौसला बढ़ेगा, साहस, उनका हौसला, उनका साहस और ज्यादा बढ़ेगा। जी 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 बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आप कभी आइए, कभी पालनपुर में आइए, तो हमें और